हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने इंटेग्रल्स की जो प्रोसेस है उसको समझा था। तो आज हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें कहा गया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय इंस्पेक्शन। इस मेथड से, इंस्पेक्शन के मेथड से, यानी चेक करना है हमने कि हमारे जो दिए हुए फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है sin 2x। हमने sin 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और वो भी डायरेक्टली नहीं, इंस्पेक्शन के मेथड से। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा कहते हैं, देखो, लेट f फंक्शन f बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। जो हमारे पास f फंक्शन है sin 2x, उसका मान लो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F से हमने डिनोट कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा? d बाय डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। यही डेफिनेशन थी। तो देखो, एक बात तो क्लियर है कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव करके आएगा? ऑब्वियसली कॉस फंक्शन होना चाहिए और कॉस 2x होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं क्लियरली वी गेट f ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स कॉस 2x। हो सकता है कि ये k टाइम्स कॉस 2x हो। हमने इस k का पता लगाना है अब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डेरिवेटिव करेंगे cos 2x का। नाउ d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू, कितना होता है डेरिवेटिव? cos का होता है माइनस साइन x, और 2x है तो -2 भी आएगा। तो -2 साइन 2x। अब हमारे पास देखो, अगर इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो तो हमारे पास ये -2 एक्स्ट्रा है। तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे डिवाइड में। तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज -1/2 d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। और हम जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है उसमें जो हमारा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, वो अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। तो हमने इस कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, इज इक्वल टू साइन 2x। तो अब देखो, अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो, और वहां से हमें साफ पता चल रहा है कि k की वैल्यू -12 है। तो हम क्या कहेंगे? हम अब अपने रिजल्ट पे पहुंच गए
हमारा रिजल्ट क्या होगा? देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is capital Fx is equal to -1/2 cos 2x। तो ये हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड सॉल्व कर लिया। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है fx इक्वल टू कॉस 3x, क्वेश्चन नंबर 3 है fx इक्वल टू e पावर 2x। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 तुम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व कर सकते हो। यहां पर कैपिटल F जो होगा तुम्हारा वो साइन 3x, k इंटू साइन 3x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार करके दिखा देता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करता हूं। गिवन fx इक्वल टू e पावर 2x, let antiderivative of f be capital Fx is equal to k टाइम्स e पावर 2x, क्योंकि हम सब जानते हैं कि e की पावर x का इंटेग्रल या डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। तो यहां e की पावर 2x है तो e की पावर 2x रहेगा, लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो वो कांस्टेंट हम पता कैसे लगाएंगे? बिल्कुल इसी मेथड से। देखो स्टूडेंट्स, मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा तुमको, मैं तुमको वे बता दूंगा और तुमने सॉल्व करके अपने आप देखना है कैसे। देखो यहां पर e की पावर 2x का डेरिवेटिव करो, आंसर आएगा। और फिर यहां पे जो 2 आएगा उसको यहां 1/2 में ले आओ और तुम्हारा ये कैपिटल Fx क्या आ जाएगा? कैपिटल Fx आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x, ये आ जाएगा। तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा किस तरह से? बिल्कुल इसी मेथड से जो मैंने अभी यहां करवाया। तो इस तरह से पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो तुम ट्राई कर सकते हो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएंगे, कर लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है इंटेग्रल ऑफ 4 इंटू ई पावर 3x प्लस 1 dx। तो उसको हम इंटेग्रल, क्योंकि i से स्टार्ट होता है तो हम i इज इक्वल टू करके लिखा करते हैं। ये एक वे है हमारा लिखने का। जैसे कि डेरिवेटिव को हम dy बाय dx लिखते थे या f डैश x लिखते थे, इंटेग्रल को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे इंटेग्रेट होगा? देखो, हम प्लस के ऊपर और माइनस के ऊपर इंटेग्रेशन को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरह से कि डेरिवेटिव को करते थे। तो यहां क्या बन जाएगा? 2 इंटेग्रल बन जाएंगे, 4 इंटू ई की पावर 3x dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 इंटू dx। 1 के ऊपर और 4 ई की पावर 3x के ऊपर अलग अलग इंटेग्रेशन हम करेंगे, बीच में प्लस का निशान बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे, तो इसी का आंसर आएगा। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट को जैसे डेरिवेटिव से बाहर कर सकते थे उसी तरह हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। और 1 का इंटेग्रल क्या होगा? 1 का इंटेग्रल सोचो, 1 का इंटेग्रल तुम ये सोचो कि 1 डेरिवेटिव किसका है? 1 आता था x को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x होगा। और प्लस c हमने लगाना ही है, ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर में मैंने इस पे तुम्हें पूरी तरह से समझाया था कि प्लस c हम क्यों लगाते हैं। अब रह गया इंटीग्रेशन इसका। तो e की पावर x का इंटेग्रल कितना होता है? e की पावर x, तो e की पावर 3x आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से x के कोफिशिएंट से हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे। ये याद रखना स्टूडेंट्स, x प्लस c। तो इंटेग्रल क्या आ गया? 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 7।
आई इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमने ये ब्रैकेट ओपन कर देने हैं। एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक्स स्क्वायर जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 रह गया। तो देखो अब ये हमारे लिए थोड़ा सिंपलर लगने लग गया। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इंटेग्रेशन, यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा। इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की अलग माइनस इंटेग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, हम सब जानते हैं, यहां पर एक पावर ज्यादा, डिवाइड में भी वही वाला नंबर, एक पावर ज्यादा और डिवाइड में भी वही वाला नंबर। एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला था उसको देखो और उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। माइनस एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी तो कांस्टेंट लगना ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जिस तरह से मैंने अलग अलग इंटेग्रल करके पहले 2 इंटेग्रल बनाए और फिर सॉल्व किया, ये तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए तो तुम डायरेक्ट भी इंटेग्रेशन कर सकते हो, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में अब करूंगा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, देखो, a इंटू एक्स क्यूब बाय 3, यहां पर a तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो a जो है वो इंटेग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, x पावर 2 का इंटेग्रेशन होगा, प्लस b बिल्कुल उसी तरह इंटेग्रेशन से बाहर होगा, x का इंटेग्रेशन होगा, x की पावर में 1 बढ़ गया, यहां 1 था तो यहां 2 अपॉन 2, प्लस सी एक्स, क्योंकि c बाहर निकल जाएगा, इसी तरह 1dx हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आना है, तो c डैश लगा दिया हमने, ये शो करने के लिए कि ये c ये वाला c नहीं है, क्योंकि ये c तो क्वेश्चन में गिवन था और यहां कुछ और आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंटेग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई पावर x dx। तो 2x स्क्वायर का इंटेग्रेशन क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा बीइंग कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटेग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3 प्लस ये प्लस फिर e पावर x का इंटेग्रेशन e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो क्वेश्चन कितनी तेजी से सॉल्व हो रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन सीखने के लिए, इसके क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दरअसल। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम पहले होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो गया, माइनस 2, क्यों, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी होगा, रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स जब होगा तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा, और इसका इंटेग्रेशन। तो देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बड़ा ही सिंपली हमने ये क्वेश्चन हल कर दिया। तो इस तरह से तुम कई और क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। चलो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी ले लेते हैं ताकि तुम्हें पता लग जाए, अच्छी तरह से सीख सको। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम इंडिविजुअल डिवाइडिंग में डाल देंगे, एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इसके नीचे एक्स स्क्वायर अलग, इसके नीचे एक्स स्क्वायर अलग, 4 के नीचे एक्स स्क्वायर अलग, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। सबके नीचे मैंने एक्स स्क्वायर लगाया, dx ब्रैकेट जरूर लगाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं, बीच में प्लस माइनस है, तो इंटेग्रल और dx के बीच में ये ब्रैकेट जरूरी है। तो यहां पे अब देखो पावर 1 रह गई, ये कैंसिल हो गया और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये इसका क्या रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, x, एक पावर रह गई, प्लस 5 क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 x की पावर -2 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाय 2, अब तक तो याद हो गया होगा, x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस 5 का इंटेग्रल 5x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी -1, क्योंकि पावर में हमने क्या करना होता है, +1 करना होता है, और जो यहां नंबर आ गया उसी से डिवाइड कर देते हैं हम, अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक स्टेप और करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। ये अपॉन एक्स क्यों आ गया, क्योंकि ये x की पावर -1 है, x की पावर -1 मीन्स 1 अपॉन एक्स। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो हम यहां पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देंगे, एक्स क्यूब बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3x बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 बाय अंडर रूट एक्स, और यहां पर हमारा dx इज इक्वल टू, अब देखो पावर्स को सॉल्व करना है हमने। यहां पे x की कितनी पावर आनी चाहिए, देखें जरा, रफ वर्क करें थोड़ा सा। पावर पहले न्यूमिनेटर में क्या है 3, और यहां पर अंडर रूट की पावर किसके बराबर होती है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ यहां माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस हो गया, तो x की पावर आएगी 3 माइनस 1/2। तो ये कितना बनेगा, देखो 6 माइनस 1/2 यानी 5/2, तो यहां पे आ गई पावर 5/2। उसके बाद यहां पे क्या बनेगी, प्लस 3x पावर 1/2, क्यों, क्योंकि यहां पहले ऊपर पावर 1 है, 1 में से 1/2 माइनस तो 1/2, प्लस 4x की पावर कितनी, यहां पे पावर माइनस हाफ बन जाएगी, क्यों, क्योंकि हाफ पावर डिनोमिनेटर में है, जब ये x ऊपर लिखेंगे तो x की पावर हो जाएगी -1/2 dx। तो देख लो समझ में आ गया, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, देखो अब हम थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, n+1 अपॉन n+1, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बिल्कुल अगला स्टेप भी इसी तरह, n+1 अपॉन n+1 प्लस 4 x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 7/2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 प्लस 2 अपॉन 2, तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरह हुआ, एक बार फिर देख लो, 5/2 प्लस 1 करोगे तो 5 प्लस 2/2 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/2 आ गया, फिर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 1 प्लस 2/2 आ जाएगा
2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2, और ये जो माइनस हाफ है तो ये -½ + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ 2, तो -1 + 2 कितना 1, 1/2, तो 1/2 और नीचे 1/2। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो बन रहा है। अब देखो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/7 x पावर 7/2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, +2 x पावर 3/2। ये 2 डिनोमिनेटर में, फर्दर डिनोमिनेटर है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8x पावर 1/2 प्लस c, यहां पर भी आएगा प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने जो 12th क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से तुम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 अपने आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 मैं उठाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे हल होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 × x⁻²/2, ठीक है, 1 है ना यहाँ पे, -3 cos x का इंटेग्रल कितना होता है, sin x, और e⁻x का इंटेग्रल e⁻x प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल और इंटेग्रल आ गया x² -3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। तो स्टूडेंट्स, तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले लर्न करना। अगर तुम्हें फॉर्मूले लर्न हैं, अच्छी तरह से तुमको याद हैं बाय हार्ट, उस तरह से याद हैं जैसे कि तुम काउंटिंग लिख सकते हो 1 से 100 तक, उसी तरह अगर फॉर्मूले लिख सकते हो, तो आई थिंक इंटीग्रेशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स फॉर्मूले लर्न करने में लेट हो जाते हैं या आलस करते हैं, और उस वजह से उनको इंटीग्रेशन एक डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। तो चलो खैर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 नहीं उठाऊंगा, वो तुमने खुद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सीकेंट x, ब्रैकेट में सीकेंट x प्लस tan x dx। तो यहां पे दो इंटेग्रल बन सकते हैं। ब्रैकेट खोला हमने, sec² x प्लस sec x tan x, ब्रैकेट हमने जरूर लगाना है, दो टर्म्स हैं, dx। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखो जिन्होंने फॉर्मूले याद कर लिए हैं वो ये जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्योंकि sec² है, तो sec² का इंटेग्रल क्या होगा, tan x, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, इसलिए sec x tan x का इंटेग्रल sec x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो तुम डेरिवेटिव से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको फिर समझा देता हूं कि sec² x का इंटेग्रल tan x होता है और sec x tan x का इंटेग्रल sec x होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, I इज इक्वल टू sec² x अपॉन cosec² x dx। तो इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में इस तरह के एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ें। एक डायरेक्शन तो ये है कि sec² को हम 1 + tan² लिख लें और इसी तरह cosec² को लिख लें, जो कि 10th क्लास में तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो 2 यहां पे अप्लाई कर दें। लेकिन उससे हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो और कौन सा तरीका होता है ऐसी टर्म को सिंप्लीफाई करने का। 10th क्लास में तुमने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या 11th क्लास में भी जो किया है तुमने, उससे तुम क्या बता सकते हो कि इसको साइन कॉस में अगर चेंज कर दिया जाए तो ये सिंप्लीफाई ज्यादा तेजी से हो सकेगा। तो हम अब इसको उसी तरह से सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सीकेंट x 1 अपॉन कॉस होता है
तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होल अपॉन कोसीकेंट, क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है तो कोसीकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। देखो मैं कई बार स्टूडेंट्स को समझाता हूं, यहां फिर तुमको एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी ऐसी टर्म आए जहां न्यूमिरेटर अपने आप में एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी p बाय क्यू फॉर्म में हो, तो बहुत जरूरी है कि जो मेन डिवीजन की लाइन है वो सबसे लंबी लगी हुई हो, वरना होता क्या है देखो मैं तुम्हें बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं 7/5/4। अब इसको देख के क्या लगता है तुमको कि ये मैंने क्या लिखा है, ये कौन सा नंबर है? क्या ये नंबर ये है या फिर ये नंबर ये है? अब मैंने इसको इस तरह लिखा है क्लियर है, इस तरह लिखा है क्लियर है, लेकिन ये अनक्लियर है। मान लो ये इस तरह का नंबर था, ये वाला नंबर था जो कि तुमने गलती से ऐसे लिख दिया। तो कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर कि वो इस टर्म को गलती से इस तरह लिखते हैं, तो इंटरप्रेट अगले स्टेप में इस तरह कर लेते हैं, जबकि दोनों का फर्क है। ये है 7/20 और ये है 28/5, दोनों का अलग आंसर आता है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी तुम्हारी फ्रैक्शन या p बाय क्यू फॉर्म न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इस टाइप के हो कि न्यूमिनेटर खुद में p बाय क्यू फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर खुद में p बाय क्यू फॉर्म में हो, तो मेन डिवीजन की लाइन को सबसे लंबा बनाया जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं इस क्वेश्चन के कि आगे क्या कर रहे हैं। देखो अब ये काफी हद तक क्लियर हो रहा है हमें कि साइन स्क्वायर एक्स तो न्यूमिनेटर में जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें कुछ कुछ समझ में आ भी रहा होगा कि साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन भी हो सकता है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, tan x, -1 का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया खत्म। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2 - साइन एक्स 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल डिवाइडिंग करेंगे। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमने कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमिरेटर में इंडिविजुअल टर्म्स से डिवाइड करके रख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा तो यही बन जाएगा, इसलिए रकम में तो कोई चेंज आया नहीं। अब 1 अपॉन कॉस को भी पिछले ही क्वेश्चन में हम करके आए हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx। मैंने जो 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई में थे कैसे लिखे, यहां पर कॉस एक्स साइन एक्स के नीचे एक अलग और 1 के नीचे अलग से लिख दिया। इसका फायदा क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसको पहले लिखूंगा मैं सीकेंट एक्स और इसको लिखूंगा tan एक्स साइन अपॉन कॉस। तो दोनों ही जो फंक्शन हमारे हैं इनका इंटीग्रेशन हमारे पास है।
ये बन जाएगा 2 tan x माइनस ये बन जाएगा 3 secant x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 के बाकी बचे क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। अगर इतने क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, प्रैक्टिस करो। अगली एक्सरसाइज की ओर हम चलेंगे अगले अपनी अगली क्लास में और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।